खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने बहुत ज़ोर दिया हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इशूज़ पर, और उनको वोट का हक़ दिलाने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने हिकमत अमली तैयार की और हमेशा से इस बात की हामी रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए। जैसा कि वो पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करते हैं, वैसे ही उनको पाकिस्तान की सियासत में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वो पाकिस्तान की सियासत से चूँकि लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, और चूँकि वो लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, इसलिए उनको अपने लीडर्स मुंतखब करने का हक़ होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन की जमातें इस नज़रिए से मुत्तफ़िक दिखाई नहीं देती मुकम्मल तौर पर, या यूँ कहिए कि कुलियतन जो है वो उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करती या पार्शली इत्तफ़ाक़ नहीं करती। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या। इस पर अगरचे हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन हमें उसी वक्त ये महसूस हुआ था कि इस पर मज़ीद गुफ्तगू होने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका मौक़िफ़ इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ ज़फ़र इकबाल रूमी साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के यूके के। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल साहब। अब्दुल शकूर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून बरतानिया। खालिद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ही से, हमारे साथ मौजूद हैं। और ग़ुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ़ हैं यूके में। मैं पिछले दिनों चूँकि इस पर बहुत डिबेट होती रही है, और डिबेट जो है वो ये भी रही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब के जुमले पर बहुत तनकीद हुई कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान की सियासत का कुछ पता नहीं। तो मैं अब्दुल शकूर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का कुछ पता नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ 92 चैनल का, जिन्होंने ये ओवरसीज़ के हवाले से ये प्रोग्राम शुरू किया है। और हमेशा मैं समझता हूँ कि 92 चैनल ने ओवरसीज़ की आवाज़ है, उन्होंने हमेशा ओवरसीज़ के इशू को हाईलाइट किया है। और सैम इशू पे मैं समझता हूँ कि सब जमातों को इकट्ठा करना, सबको बुलाना और सबको एतमाद में लेना खुश आइंद है। अब मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको पिन पॉइंट करके उसको एक बात को वैसे इशू बना दिया गया। उन्होंने ओवरसीज़ के हवाले से ये ज़रूर कहा कि ओवरसीज़ में जब ओवरसीज़ के लोगों को वोट का हक देंगे तो वहाँ पे कोई प्रॉपर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसको नहीं। अब्दुल शकूर साहब, चलें एहसन इकबाल साहब ने कहा या नहीं कहा, एहसन इकबाल साहब को आप छोड़ दीजिए, मेरा सवाल अलग से आप ले लें। सेपरेट एक क्वेश्चन है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का पता है या नहीं पता? है जी, है, क्यों नहीं। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि इस वक्त न सिर्फ मईशत में रीड की हैसियत रखते हैं ओवरसीज़ के लोग, बल्कि पॉलिटिक्स में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा ओवरसीज़ के लोगों ने रोल अदा किया और आइंदा भी अदा करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस तरह ओवरसीज़ के लोग पाकिस्तान जाकर भी हिस्सा लेते हैं। और वैसे भी जो है कि जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, उन सब के कारकुन, उनके सब के अहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं। और हमेशा ओवरसीज़ के लोगों ने इसमें बड़ा रोल अदा किया और आइंदा भी रोल अदा करते रहेंगे। सही। अब आ जाएं इस बात पर कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आप? शकूर साहब आप देखिए जी तहफ़्फ़ुज़ात तो जो कुछ इस वक्त आपने देखा है कि 2 दिन पहले जो बजट पेश आया, कि जिस तरह का एक तमाशा लगाया गया है वहाँ पे, तो हम लोग, ये ओवरसीज़ के लोग, हम नहीं चाहते कि ये तमाशे यहाँ पे भी लगें, एक दूसरे के गिरबान पकड़े जाएं। और यहाँ पे चूँकि लोग नहीं, मगर ये अब्दुल शकूर साहब, क्या ये लाजिम है कि आपने सियासत करनी है तो गिरबान ही पकड़ने, यानी कोई अच्छी सियासत अच्छे तरीके से भी हो सकती है, ये कोई लाजमी बात तो नहीं है। जो कुछ हो रहा है, हाँ, जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जितनी तो बदतमीजी का तूफान बरपा है वहाँ पे, जिस तरह की जो अखलाकियात से गिरी हुई जो असम्बली तक, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे चीज़ पहुँच गई। पार्लियामेंट भी इस वक्त मैं समझता हूँ जो एतमाद खो चुकी है। और जिस तरह तमाशा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं नहीं समझता कि इसके साथ साथ देखें ना, बाकी गल्फ की भी
ओवरसीज के, चूंकि अब पूरे ओवरसीज की बात करते हैं जिसमें पूरी दुनिया के जो ओवरसीज के लोग हैं, वहाँ पे देखो गल्फ में जो है पॉलिटिकली एक्टिविटीज, वहाँ पे उनको इजाजत नहीं है वहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिविटी कर सके। तो इसी तरह कुछ और भी जो सऊदी अरब है या यूरोप है उसमें जो दुबई है या उस तरह के जो है उन लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत नहीं है, लेकिन वोट डालने की तो इजाजत होगी ना। वोट तो वो डाल ही सकते हैं। नहीं देखे ना, वोट तो डालने की जरूरत है, बिल्कुल है, वोट डालते हैं। देखो ना 80 लाख वोट रजिस्टर्ड है ओवरसीज का, तो पिछले इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट टोटल कास्ट किया? 5000 वोटों ने टोटल उसमें दिलचस्पी ली। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइए, दायरे गैर में रहते हुए क्या पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक रहा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस मौजू पे बोलने का। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि हम पाकिस्तान की सियासत पे नज़र ना रखें और इसके बग़ैर हम रह सकें, क्योंकि हमारी जो है पैदाइश पाकिस्तान की है, हमारा पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में रहता है और हमारी हर एक चीज़ पे कड़ी नज़र होती है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं। हम इसको कंपेयर करते हैं अपने पाकिस्तान से, और यहाँ पे जो कुछ है वही चीज़ें हम पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इतनी ही तरक्की करे। सही। तो हमारी कंसंट्रेशन बहुत होती है पाकिस्तान की, हर एक चीज़ पे हम कंपेयर कर रहे होते हैं यहाँ से, और कड़ी नज़र रखे हुए होते हैं, और हम चाहते हैं कि उसमें हम प्रैक्टिकली भी शिरकत करें, और हमें नो हाउ होती है। सही है। तो इस सिलसिले में जो वोट का हक है या वोट डालना, आप इसको फिर सपोर्ट करेंगे? चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए। तकरीबन 9 मिलियन से पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ हैं। इसके बारे में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी बोला है कि इनको वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन इसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। और जिस तरह यहाँ पे होता है कि पोस्टल वोट भी होते हैं, हम नादरा से के थ्रू भी वोट डाल सकते हैं और एम्बेसी के थ्रू भी वोट डाल सकते हैं। तो ये जी बिल्कुल होना चाहिए कि ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ज़फ़र इकबाल रूमी साहब, ये बताइए, अब वोट का हक तो दिलवाना चाहते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, लेकिन पहले मैकेनिज़्म तय करें, पहले तैयारी करें, पहले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पहले सबको एक पेज पर लाएं, पहले सबकी राय लें, उसके बाद ये फ़ैसला करें। जी रूमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है, और ख़ासकर आपकी बहुत मेहरबानी कि आप देश से प्रदेश जो प्रोग्राम करते हैं हमेशा ओवरसीज के मसाइल को उजागर करते हैं। और ये सबसे पहले मैं आपको तकरीबन 20-22 साल पहले पीछे ले जाता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, तो इन्होंने कहा जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। उस वक्त पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी थी, गैर मुल्क में जो लोग थे उनके डॉलर पाउंड बड़े अच्छे थे, वो देते रहे हैं, ठीक है। वहां से ये इन्होंने जितना डॉलर पाउंड पाकिस्तान गया सब गायब किया। यहाँ की हद तक तो ओवरसीज पाकिस्तानी ठीक है। रही बात, अब आ जाए ये जो ओवरसीज राइट, ये तकरीबन हमने 2-2.5 साल पहले हमने एक मूव की थी एप्लीकेशन मुश्ताक गनी साहब के पास। उसमें मैं था, यासर इकबाल था पेरिस से, मियां आफ्ताब से इटली से, और रजा साहब थे अमेरिका से। हम लोगों ने ये एक मूव की थी एप्लीकेशन। मुश्ताक गनी साहब हमें मिले थे 2017 में, हमने इनसे बात की थी। तो वहां से ये हमने सिलसिला स्टार्ट किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना सिर्फ वोट का हक दिया जाए बल्कि हमें नुमाइंदगी भी दी जाए जी, क्योंकि खाली वोट से काम नहीं चलेगा, नुमाइंदगी भी दे। हम लोगों को जब तक नुमाइंदगी नहीं देंगे, हम देखें अभी हमें लोगों को बहुत से मसाइल हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता करते हैं, उनसे वहां से हमारी बात कोई सुनता है कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर हमारे नुमाइंदगी अगर होगी, यहाँ से लोग
होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जहां जहां मेजोरिटी है वहां से अगर लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों की। तो मैं तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इस बात पे कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट दे रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो है जुल्फी बुखारी का। ठीक। क्योंकि शायद किसी को पता है या नहीं पता, हमारी जब भी मीटिंग हुई है जुल्फी बुखारी साहब से, या वो यहाँ लंदन आए हैं या हम पाकिस्तान गए हैं, ठीक। हम लोगों ने हमेशा इस बात को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर आप ज्यादा एंगेज करना चाहते हैं, ठीक, ज्यादा चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ज्यादा अटैचमेंट हो, हाँ। हमारे बच्चों की भी, हमारे आने वाली नस्लों की, तो आप हमें वोटिंग का राइट दें, ताकि उनके पास जब वोटिंग का राइट होगा उन्हें भी पता चलेगा कि हमारे पास पावर है। हम कम से कम निजाम तो नहीं चेंज कर सकते, हाँ। लेकिन हम लोग अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। हम लोग इसलिए ज्यादा आवाज बुलंद कर सकते हैं कि हमें ना तो अपने कोई बिजली के कनेक्शन कटने का खतरा है, ठीक। ना कोई पानी का कोई खतरा है, ना हमें कोई थाने में कोई काम है, ना हमें कोई स्कूलों। हम बात वो करेंगे जो पाकिस्तान की अच्छाई के लिए होगी। हम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अच्छा बुरा नहीं सोचेंगे, सही। हमारा पाकिस्तान ये के लिए एजेंडा होगा कि पाकिस्तान, बिल्कुल हम सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे कि पाकिस्तान में बेहतरी किस चीज में है। हाँ, नहीं, लेकिन चाहे वो हमारी लेकिन गवर्नमेंट हो। लेकिन मसला ये है ना सर कि अब्दुल शकूर साहब कहते हैं कि कई कंट्रीज में तो सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त ही नहीं है। आप कैसे जो है वो भी इसको वोट का हक देंगे कि जब लोग अपने पॉलिटिकल गैदरिंग्स ही नहीं कर सकते? मेरी बात सुने, कौन सा मुल्क है जहाँ पे वोट आप अपने मुल्क नहीं डाल सकते? एक्टिविटीज तो एक तरफ रखे ना आप, पहले एक्टिविटीज तो नहीं कर सकते हम, मैं मान लेता हूँ इनकी बात, लेकिन हमें वोटिंग का राइट जब मिलेगा हम बात तो अपनी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सही। कि हमारे मुंह पे जिप लगा दी जाएगी कि आप बात ही नहीं कर सकते। इस तरह नहीं होता। जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होती उस वक्त तक आप चेंज नहीं कुछ भी कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल किया, बाहर रह के कुछ नहीं कर सका। ठीक है। लेकिन अब जो इमरान खान आफ्टर 22 ईयर्स हुकूमत में आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में पहले यूब खान ने एक हिस्ट्री कायम की जी, अब उसके बाद इमरान खान कर रहा है। यूब खान का सबसे बड़ा जो काम करके गया वो पाकिस्तान में वो डैम बना के गया जी, और पाकिस्तान इमरान खान साहब भी डैम बना रहे हैं। चले मैं जी, ठीक है सर, एक ब्रेक मुझे लेने दें। एक ब्रेक लेकर जवाब भी आपको काउंटर आर्गूमेंट भी आ रहा है, वो भी लेंगे और गुलाम हुसैन अमान साहब से बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। तीनों मेहमानों की आपने राय सुनी है। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये ई वोटिंग का मामला या गैर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला, ये तो बहस लंबी हो गई। ये क्या हल होने जा रहा है इसका? पहले तो आपको एक छोटी सी खबर दे देता हूँ जी जी, कि मेरी कल जो है वो बरतानिया के अंदर अहम मुस्लिम लीगी जो रहनुमा है उनसे मेरी बात हुई। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का राइट मिल रहा है, अभी मैकेनिज्म तय नहीं हुआ, लेकिन असम्बली से जो कि बिल मंजूर हो चुका है, अब सेनेट के अंदर है, तो सेनेट से मंजूर हो जाएगा तो फिर आपकी पार्टी का रद्दमल क्या होगा? तो उन्होंने बड़े मानी खेज अंदाज में कहा, उन्होंने कहा जब सेनेट से पास होगा तो फिर ही बात आगे बनेगी ना। अच्छा। मैंने कहा जी सेनेट में तो अक्सरियत है। उन्होंने कहा जब होएगा तो फिर हमें बताना। अच्छा। तो इसका मतलब ये लग रहा है मुझे कि शायद ओपोजिशन पार्टियों ने मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि सेनेट से इस बिल की जो मंजूरी है उसके अंदर काफी मुश्किलात होंगी। यही वजह है कि आज मैं देख रहा था कि काफी हुकूमती अरकान जो है ना वो ओवरसीज को वोटिंग के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो खबरें भी देते नजर आ रहे हैं। गुलाम हुसैन साहब, आप मुझे ये बताएं ना कि अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो अगर वोट सेनेट में मुखालफत करती हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिसाल के तौर पर बड़ी सियासी जमातें, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में अपनी मकबूलियत या हिमायत खो नहीं देंगी? यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनसे थोड़े नाला नहीं होंगे कि जी आप हमें वोट का हक दिलवाने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं?
देखिए, मैं अगर फ्रैंकली बात करूं असद भाई, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, पाकिस्तानी शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको वोटिंग राइट मिले और वो वहां पर वोट डालें। उसकी वजह यह है कि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वो समझते हैं कि वो कोई ऐसी चेंज नहीं ला सकते कि वो यहाँ पर अगर ये नहीं कि सारे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमारी इस सिलसिले में बातचीत हुई है। वो जो निज़ाम है, मौजूदा सेटअप, शायद कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उस तरह से यकीन नहीं है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर उनके जो वोट हैं शायद उनकी उस तरह ट्रूली को वैल्यू होती है जिस तरह के होनी चाहिए। क्योंकि परसेप्शन इस तरह का क्रिएट है कि अगर किसी भी शख्सियत को जिताना मकसूद हो तो जितवा लिया जाता है, तो इसलिए वोट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको डालता है। ये परसेप्शन यहाँ पर बारहा डेवलप है और बहुत सारे लोग इस परसेप्शन को ऑन भी करते हैं, वो समझते हैं। तो इसलिए उनके ख्याल से कि वोट अगर हम किसी को देते भी हैं तो इतना शायद उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनका ये भी साथ आर्गूमेंट है, उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी जब रहते हैं तो एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। अगर हम यहाँ पर भी ग्रुप बंदी का शिकार इस तरह हो जाएंगे कि इसको वोट डालना है, उसको डालना है, यहाँ पर भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ पर भी जो है वो कंपेनें होंगी, तो हमारी जो कम्युनिटी है वो डिवीजन का शिकार हो जाएगी। ये वजह है कि बहुत सारे जो यहाँ पर जो सेंटर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तानी सेंटर्स बने हुए हैं। मैं चूंकि काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बाकी काफ़ी लोगों से मेरी बात हो रही है। जिस तरह ये सियासी वर्कर्स हैं, सियासी कारकुन हैं, ये शकूर खान साहब जैसे, खालिद मुस्तफ़ा जैसे या रूमी मलिक जैसे, इनकी तो बिल्कुल ये ख्वाहिश है और ये चाहते भी हैं जो वर्कर्स हैं कि इस तरह की सियासी सरगर्मियाँ हों, वो अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करें, वोट डालें। लेकिन जो यहाँ पर आम लोग हैं, वर्किंग क्लास है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और आपको ये पता भी चल जाएगा अगर ये मरहला भी आता है तो मैं नहीं समझता कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस, ये जो परसेप्शन एक और है कि जी बिल्कुल सही है गुलाम हुसैन साहब, एक परसेप्शन ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगेन ये एक परसेप्शन है, आप इस परसेप्शन को कितना ठीक समझते हैं? अगर आप इसका जवाब देते हैं तो फिर मैं अगला क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। बिल्कुल, आप 100% ठीक कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट की मैं बात नहीं करता, मुझे उधर का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यूरोप और अगर आप बरतानिया की और अमेरिका की बात करें तो बिल्कुल ये परसेप्शन ठीक है कि यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तानी तरीके इंसाफ का है और सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिविटीज उनकी सबसे ज्यादा हैं और वैसे भी उनका वोट बैंक। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक वाहिद ऑर्गेनाइज पार्टी है जिसने यूरोप और अमेरिका और यूके वगैरह में इनकी तंजीम साजी है, इनके बाकायदा इनकी पार्टी के वोट रजिस्टर्ड हैं, इनके बाकायदा इलेक्शन होते हैं। वो अलग बात है, इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे लोगों को तफाजात भी हैं, कुछ तरीकाकार के ऊपर, लेकिन एक सेटअप पॉलिटिकल सेटअप मौजूद है यहाँ पर। अब आपके इस जवाब को बुनियाद बनाकर दूसरी पार्टियां जी और दूसरी पार्टियां शायद उनके अंदर ये थोड़ा सा फियर भी पाया जाता है कि अगर इनको फ्रीली यहाँ पर वोट डालने की इजाजत मिल गई तो शायद बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा। यहीं रुकिएगा गुलाम हुसैन अमान साहब, यहीं रुकिएगा, क्योंकि आपके इसी सवाल को बुनियाद बनाकर अगला सवाल जो है वो मैं अब्दुल शकूर खान साहब के सामने रखना चाहता हूँ। अब्दुल शकूर खान साहब, मामला ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में कई ऐसे हल्के हैं और पंजाब की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो ऐसे कई हल्के हैं जहाँ पर जो वोटों का फ़र्क जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के दरमियान है वो 5000 से कम होता है। 3, 4, 5000 या चंद 100 वोटों के फ़र्क से भी बाज़ दफ़ा जो है वो नतीजा आ रहा होता है। और ऐसे में अगर हर हल्के में या चंद हल्कों में जहां की ज़्यादा आबादी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो अगर 4-5 हज़ार वोट डाल दें उस हल्के में तो वो डिसाइसिव हो सकता है टूवर्ड्स पीटीआई। और ये खौफ है पीएमएलएन के दरमियान जिसकी वजह से वो इस फैसले की मुखालफत कर रही है। ये है एक परसेप्शन, ये है एक राय जो पीटीआई के यहाँ पाई जाती है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये राय दुरुस्त है या गलत है? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये राय ठीक नहीं है। अगर इस तरह की होती तो जो पिछला इलेक्शन हुआ है 2016-18 वाला, उसमें सिर्फ 5000 लोगों ने वोट कास्ट किया ओवरसीज के लोगों ने 80 लाख में से, तो वो चीज उसमें 7000
तो अब मैं समझता हूँ कि इससे गुलाम हुसैन नवान साहब ने ठीक, लेकिन सर इस पर जब कानून साजी होगी, इस पर पूरा सिस्टम बन जाएगा, सेटअप होगा, इसका एक तरीकाकार मुतय्यन हो जाएगा, ई वोटिंग हो जाएगी, तो शायद ये तादाद बढ़ सकती है ना। देखो ई वोटिंग भी आपको पता है कि बाकी किन ममालिक में ये शुरू की गई है, उसको बाद में ख़त्म भी कर दिया गया है, चूँकि उसमें उसका प्रॉपर जो है ना वोटिंग जो है ना, उसमें हमारे लोग तो वैसे भी पाकिस्तान में बक्से उठा के ले जाते हैं, तो ये तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। सबसे आसान तरीका है धांधली का, ये तो मैं समझता हूँ। कैसे कि उनको वोट मीन के आप जब आप वोट कास्ट करेंगे, आपको पता है एक दूसरे के नाम से पाकिस्तान में लोग वोट कास्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के कार्डों से वोट पोल होंगे। अब जिस तरह के इन्होंने पीटीआई का कहा है कि पीटीआई की यहाँ पे वोटिंग होती है, गुलाम हुसैन नवान सबको पता है कि किस तरह की वोटिंग होती है, किस तरह के वोट कास्ट होते हैं, किस तरह का होता है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जाती राय ये है कि जब ओवरसीज के लोगों को अगर आपने नुमाइंदगी देनी है, पहली तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ओवरसीज के मसाइल हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, जो उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे है, उनको वो मसाइल तो हल करें जो उनके साथ वादे किए गए। ओवरसीज के लोगों को पहले वोट लिए गए, उनसे उनके मसाइल देखे ना। ओवरसीज कमीशन का जो देखो ना, आपके पास अभी तो 3 महीने से आपका मिनिस्टर ही कोई नहीं है ओवरसीज का। जुल्फी बुखारी को वैसे इन्होंने फारिग किया हुआ है। पहली तो चीज है उसका वो क्या नाम, रिंग रोड स्कैंडल में तो उसने वैसे ही रिजाइन किया हुआ है। वो है किधर अभी तक इन्होंने आया ये हमें भी नहीं पता किधर है, दुबई है या जिधर भी है। मैं समझता हूँ रूमी मलिक साहब बताएंगे। रोमी साहब कह रहे हैं कि जुल्फे वाली साहब का बड़ा किरदार है ये सारा कुछ करने में यहाँ पर, और आप कह रहे हैं नहीं, देखो किरदार अगर है तो देखो मैं समझता हूँ जो पहली चीज तो ये है कि उसका ओवरसीज के लोगों के साथ हमने तो हम 20-20 साल से इधर है, हमने तो नहीं देखा जुल्फी बुखारी को कभी इधर, हमने तो कभी उसको किसी ओवरसीज के फंक्शन में नहीं देखा। वो उसको डायरेक्ट आप जाते नहीं है ना, वो पीटीआई के फंक्शन में आते हैं, आप ये जाते हैं नून वालों के फंक्शन में, तो आप कैसे देखेंगे? नहीं तो देखें ना, आप बहुत सारे मसाइल हैं, आप देखें कि आपके यानी आप इन शॉर्ट ये कि आप जो पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिलाना चाहते, बात नहीं देखो हम इस चीज के हक में, ओवरसीज के वोटों को, ओवरसीज के लोगों को हक में है, लेकिन हक में नहीं है। नहीं सुने ना, उसमें एक तरीका ये भी है ना कि आप डायरेक्टली नुमाइंदगी देना, आप डायरेक्टली भी तो नुमाइंदगी दे सकते हैं, जरूरी है कि तो फिर वो कैसे होगा? डायरेक्ट नुमाइंदगी के लिए तो ज्यादा वहां पर असेंबलिंग की जरूरत है, ज्यादा पॉलिटिकल गैदरिंग्स की और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जरूरत है, फिर कैसे करेंगे आप? नहीं आप कौमी असेंबली में, आप सेनेट में, आप मखसूस 5 या 10 4 5 6 सीटें को सेनेट में, को कौमी असेंबली में आपको डायरेक्टली भी आप उनको नुमाइंदगी दे सकते हैं। जिस तरह आजाद कश्मीर गवर्नमेंट में, आजाद कश्मीर में एक बंदा यहाँ से इलेक्ट किया जाता है, जो हुकूमत जब बनती है उसमें से एक बंदा, तो ज़ाहिर है वो पूरे आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करता है ना। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कौमी असेंबली में, सेनेट में भी डायरेक्ट नुमाइंदगी दी जाए, ये तमाशा बहुत ज़्यादा ना लगाया जाए, चूँकि अब गल्फ में और तरीकाकार होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे मजीद मैं समझता हूँ कि लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, तो जिसमें ये पाकिस्तान की लेकिन असद साहब जी, गुलाम जी सर, असद भाई आपकी इजाजत से मैं आज की इजाजत से शकूर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी 2-3 दफा हुकूमत रही है मरकज के अंदर, 2 था एक सिरिया से भी आए हैं, तो इन्होंने ये काम इनमें से कोई भी नहीं किया, ना इन्होंने ये अमेंडमेंट खत्म की है आइन के अंदर के जो दूरी शरीयत वाला वो इलेक्शन लड़ सके, और ना इन्होंने नुमाइंदगी की बात की है। इसका जवाब एक ब्रेक के बाद मैं लेता हूँ, इसका जवाब एक ब्रेक के बाद देता हूँ, एक ब्रेक छोटा सा ले लेता हूँ, इसके बाद फिर दीजिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं खालिद मुस्तफ़ा साहब और रूमी साहब के पास आऊँ, पहले अब्दुल शकूर साहब, जो सवाल अभी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से आया है, वो कह रहे हैं आपकी जब हुकूमत आई और फिर 2/3 अक्सरियत से भी आए आप, तो तब आपने ये क्यों नहीं किया कि आप ये नुमाइंदगी देते या दौरे शरीयत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दिलवाते, या ये नुमाइंदगी की जो आज आप तजावीज़ दे रही हैं, इस पर आपने कोई कभी क्यों एक्शन नहीं लिया? देखें जी, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ के लोगों के लिए काम हुए हैं। पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे दौर में बना है, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई है। वफाक में जो फेडरल कमीशन है वो हमारे दौर में बना है। इस तरह आप देखें हमारे लोगों को यहाँ से, हमारा सेनेटर अमेरिका से जो है उसको सिलेक्ट किया गया, बदकिस्मती से हमारे ज़ुबैर गुल साहब रह गए सेनेट से। तो हमारे लोगों ने बाकी जो ओवरसीज़ के जो OPF है, वहाँ पे हमारे 250 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल थी, जो अब इन्होंने ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह के ओवरसीज के बाकी जो मसाइल हैं हमारे दौर में बहुत एक्टिव नहीं, वो इनकी तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है उन इश्यूज की जिस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये नहीं नुमाइंदगी की बात और ये वोटिंग की बात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, ये ओवरसीज का ये वोट का हक, जो वो वोट को जो राइट देने का, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक्त इसका फैसला किया था। मैं समझता हूँ, मैं इस चीज़ के मुखालिफ नहीं हूँ कि ओवरसीज के लोगों को वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। उनको जरूर वोट का हक मिलना चाहिए। उसमें देखें ना, आपकी पार्लियामेंट है, आपका इलेक्शन कमीशन है, आपकी ओवरसीज के लोग हैं जो उनको आप में लें। उसमें जो बाकी जो सियासी जमातें हैं, बाकी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनको इत्मीनान में लेकर जरूर इसका बिल्कुल फैसला होना चाहिए, उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने नहीं किया, या आप मानते हैं कि गलत किया उन्होंने? नहीं, हाँ देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे दौर में सबसे ज्यादा ओवरसीज के लोग, आप मुझे बताएं ना, ओवरसीज के लोगों का काम होना एक अलग बात है। वैसे जितने काम हुए इस पर अलग किसी दिन ये गुलाम हुसैन रहमान साहब कभी ये ओवरसीज कमीशन और ओपीएफ वगैरह की कारकर्दगी पर प्रोग्राम करें तो जरूर शकूर खान साहब को आपने इनवाइट करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उस पर हम उसका जरा देखेंगे ना, हमने इस पर बहुत प्रोग्राम किया है शकूर साहब, वो उनकी कारकर्दगी पर बेशुमार सवालिया निशानात हैं। नहीं, मुझे बताया ना, 3 साल से इस मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज के लोगों के लिए किया क्या वोट के? ये रूमी साहब के लिए सारे सवाल जमा हो रहे हैं, वो बताएंगे सर, मैंने नहीं बताना। ये खालिद मुस्तफा साहब, क्या हल है इस मसले का? ओवरसीज को वोट का हक लाजमी मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, जिस तरह पाकिस्तान में अक़लियतों का कोटा है, जिस तरह ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, इसी तरह ओवरसीज़ के लिए भी कुछ नशिस्तें होनी चाहिए, सूबाई और कौमी दोनों में। वो कंट्री वाइज भी हो सकती है, जिस तरह अगर यूके में 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, सऊदी अरब में ज़्यादा है, कोई 2.5 मिलियन के करीब यूएई में ज़्यादा है, इस तरह भी पॉसिबिलिटी है कि इनको आबादी के लिहाज से नशिस्तें दी जाएँ कौमी और सूबाई। और इस तरह भी हो सकता है कि दो सूबाई नशिस्तें केपी में, इसी तरह पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और इसी तरह नेशनल असम्बली की। और वोटिंग जो है अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाए और हर एक पार्टी उसमें इसी तरह ही कंट्रीब्यूशन करे जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। तो इस तरह वोटिंग दी जा सकती है। और जो हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या मसाइल हमें होते हैं। तो अगर हमारा कोई डायरेक्ट हम में से कोई नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में बैठेगा तो वो सही मानों में प्रॉब्लम्स कन्वे कर सकता है और सही रिप्रेजेंटेशन हमारी कर सकता है। ठीक, सही है। चलें ज़फ़र रूमी साहब, आप सारे सवालों का जवाब आप देना। पहला सवाल तो ये है कि बराह रास्त नुमाइंदगी आप क्यों नहीं देते, मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं कर देते ओवरसीज़ के लिए, एक तो ये। दूसरा ये है कि आपने 3 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किया क्या है, ये सवाल आया है शकूर खान साहब की तरफ से। एक काम किया है वो मैं बता देता हूँ, एक काम इन्होंने किया है। जी बताएं गुलाम हुसैन साहब। इन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान बैरून दुनिया से जो मोबाइल फोन पाकिस्तान लेके जाए ना, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। ये काम इन्होंने किया है ताकि कोई अपनी फैमिली को किसी को फोन ना दे सके। ये काम इन्होंने किया। अच्छा, बिल्कुल। ये तो आप दुखी लग रहे हैं मुझे गुलाम हुसैन साहब। चलें जी रूमी साहब। ठीक है, मैं सबसे पहले सलमान साहब ने बात की है हमारे वोटिंग के, जो यहाँ पे इंटरनेशनल चैप्टर है हमारा, हर मुल्क में है, और वोटिंग कैसे कॉस्ट किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बात सबको क्लियर एक बात बताता हूँ, जितना शफाफ तरीका हमारा वोटिंग का है शायद हिस्ट्री में इस तरह का पाकिस्तान में भी नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास नादरा का कार्ड नहीं हो जी, जब तक हमारे पास अपना बाई नेम हमारा क्रेडिट कार्ड ना हो या वीजा कार्ड ना हो, जो भी बैंक का ट्रांसफर ना हो, उस वक्त तक हम अपना वोट रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते। एक नंबर 2, जब हम वोट कास्ट करते हैं, जिस मोबाइल से हमने अपना नाम लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, उसी मोबाइल से हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है वोट कास्ट करने का। सबसे पहले नादरा कार्ड चाहिए हमें, उसका नंबर लिखेंगे, हमारे नाम के साथ मैच होगा, सारी हिस्ट्री होगी हमारा। इधर इवन यहाँ तक चेक किया जाता है कि हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रोल है, यहाँ का हमारा वोट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यहाँ तक ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमारा वोट रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद हम वोट कास्ट करते हैं। एक नंबर 2, इन्होंने कहा जी जुल्फी बुखारी इस वक्त इस्लामाबाद में है। वो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था दुबई, उसके बाद वो वापस आया। नंबर 2, जब उसको
पता न, अभी नाम ये कह रहे हैं कि जी उसका नाम रिंग रोड में, उसका नाम किसी जगह पर रिंग रोड में नहीं आया, कोई नहीं आया, सिर्फ उसको पिन पॉइंट किया, उसने उसी वक्त जाके प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दिया अपना। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था, गया आपका तो नाम ही नहीं है रिंग रोड में, आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों ले लिया? पता क्या है उसमें पता क्या है, इन्होंने लोगों ने नाम उछाल रहे थे उसकी सिस्टर का, उसका, वो बड़ी लंबी बात है, उसका काफी कभी प्रोग्राम करेंगे, मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको दूंगा। वो उसने उसी वक्त जाकर रिजाइन किया। इतनी दिलेरी आज तक किसी मिनिस्टर ने नहीं की। मैं तो ये भी चाहता था कि सरवर खान साहब को भी रिजाइन करना चाहिए। हम लोग तो यहाँ तक हैं कि ठीक है, जब तक इंक्वायरी में उसका नाम मुकम्मल नहीं होता, उसको जब क्लियर होगा फिर वापस आए। ये तो इस तरह की चीजें एस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि आप किसी इंक्वायरी पे असरअंदाज ना हो। नंबर 3, एहसन इकबाल साहब होते कौन है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह कहने वाले कि आप लोगों को सियासत का पता नहीं है। जितने इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं ये बात नहीं हुई है। जो इस तरह की बात है ना, उन्होंने कहा कि उनको सियासत का नहीं पता। आप यहाँ पे लगाएं कि आपके यहाँ से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान की मीशत को चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि उनको पाकिस्तान की को चलाना। देखिए, जब आप बंदे पाए से बुला के पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर करते हैं, अभी नादरा का जो चेयरमैन गया तारिक मलिक, वो कहां से आपने फिर बुलाया उसको? क्योंकि सिस्टम आपके पास नहीं चल रहा था कि आप यहाँ के लोगों के पास इतने तजर्बाकार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिश्वत दे के तो पास नहीं होता। हाँ। ना कोई बुराई करता है, ना कोई अपने चाचा मामा नाना कोई उसका लगा होता है कोई इम्तिहान दे के तो उसको पास कराने वाला। अभी आप पाकिस्तान में चेक करें, आधे से ज्यादा वकील तो आपको जेली डिग्रियों वाले नजर आएंगे। अच्छा, आप ये बताएं ना कि आपने जो सवाल रह गया था कि आपने 3 साल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किया क्या है? जी, ये 3 साल में किया क्या है? गुलाम हुसैन अवान साहब ने मेरे लिए एक फोन लेकर आना था, आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया है। ये अच्छा, मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, जितनी स्मगलिंग ये मोबाइल फोन पे हो रही थी ना, ये मैं खुद इस चीज को 1-2 फोन पे 1-2 पीसों में थोड़ी स्मगलिंग होती है सर। नहीं ना 1-2 वाला चक्कर ही नहीं ना। हर बंदा पाकिस्तान जो जाता था 1-2 फोन तो लेके नहीं जाता। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो 10-10, 15-15 फोन लेके लिमिट मुकर्रर की जा सकती थी ना। लिमिट मुकर्रर आप मेरी बात सुने, आप कोर्ट की जेब में जितने मर्जी डाल के ले जाए, को पता ही नहीं चलता। मेरी बात सुने, मेरी बात हुई थी बड़े तफसीलन इस बात पे, हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, लेकिन आपको शायद जब से ये मोबाइल फोन बंद किया है उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 20 बिलियन रुपया बच चुका है हुकूमत पाकिस्तान को। जो इनको रेमिटेंस आ रहा है, ये मोबाइल जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं उसकी 40,000 रुपया फीस पे करके वो लोग जो उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान चाहती है, ये गैर मुल्क की जो कंपनी है वो भी चाहती हैं कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें मोबाइल की। उन्होंने पहले ये रखा है कि आप लोग अगर बाहर के मोबाइल यहाँ पे आके चलेंगे तो हम लोग उसका भी कर ही नहीं सकते उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी। तो आप अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, लोगों को रोजगार मिले, तो इस तरह के इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान को लेने पड़ते हैं। मैं जाता हूँ पाकिस्तान में 10-15 हज़ार का फोन लेके यूज कर रहा हूँ, हम लोगों को कौन सी मुश्किल आता है इसमें। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान का कितना भला हो रहा है इसमें। 3 दिन बाद वो ब्लॉक हो जाता है। नहीं, ब्लॉक ठीक करते हैं ब्लॉक। देखें जी, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हो रहा है। पर्सनल मेरे मोबाइल एक फोन लेके जाते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। पर्सनल के चक्कर में तो सारा काम खराब हो रहा है। चले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दें, एक ब्रेक लेने दें, जरा गुलाम हुसैन अवान से और बाकी लोगों से राय लेते हैं और डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि अब होगा क्या। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, अब ये बिल क्या सेनेट में जाएगा और वहाँ पर अप्रूव नहीं होगा, अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं जी। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये अभी तो आपकी बातों का तो खैर जवाब दे दिया उन्होंने, आपकी तसल्ली हो गई होगी ज़फ़र इकबाल रूमी साहब ने। अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह दें, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ये बताइए कि अब ये बिल्कुल मैं क्या होने जा रहा है। जी
जी जी जी। अच्छा, असल में पहली बात यह है कि देखें, जो टेलीफोन स्मगल करते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी सारे नहीं हैं। कुछ चंद बंदे होंगे, चाहे वो दुबई से हों, चाहे मलेशिया से, चाहे हांगकांग से, कुछ करते होंगे चंद एक लोग। मैं कहता हूँ 100-150 लोग भी लगा लें तो 100-150 लोग को बजाय आप पकड़ने का कोई मैकेनिज्म बनाएं, एयरपोर्ट के ऊपर कोई अच्छा सर्चिंग का निज़ाम बनाएं। आपने पूरे 90 लाख पाकिस्तानियों को सजा दे दी। मैं अपने भाई को फोन मैंने दिया, उसे थोड़े दिन इस्तेमाल करने के बाद कहता जी भाईजान वापस ले जाए। मैं कहा क्यों? कहता जी ये 40,000 रुपया खुलने का लग रहा है, मैं 40,000 का नया ले लूंगा, आप इसको वापस ले जाएं। तो इस तरह का पहले आप मतलब अगर आपने उनको स्मगलरों को पकड़ने की बजाय 150-200-300 बंदा भी हो सकता है, आप 90 लाख पाकिस्तानियों को सजा नहीं दे रहे। दूसरी बात, मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क भी बताएं जिसके अंदर ये वाला निजाम रहेगा जो आपने पाकिस्तान में कर दिया कि आप अपना फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपने किसी को दे नहीं सकते। ये मेरा ख्याल है ये निजाम सिर्फ पाकिस्तान में जो वजारते मैं कहूँगा ओवरसीज में कोई अरस्तू बैठे हुए हैं, कोई वो कह रहे हैं पाकिस्तान का बड़ा फायदा हो रहा है ना, वो कह रहे हैं कि बड़ा फायदा हो रहा है पाकिस्तान का इससे। ये देखें, इसके ऊपर एक अलग डिबेट भी हो सकती है। मेरी भी, मैं बड़े जो है वो एहतराम के साथ रूमी मलिक साहब को कहता हूँ कि मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है। ये सिर्फ एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 90 लाख पाकिस्तानी को सजा दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैंने उस दिन एक वेबिनार के अंदर मैं जो गवर्नर पंजाब है चौधरी सरवर साहब के साथ मौजूद था, मैंने उनको भी ये बात कही। मैंने कहा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे हैं, वहाँ पर गवर्नर हैं, आपको चाहिए कि आप इस मसले को उठाएं। 150-200-300 जो स्मगलर हैं उनकी सजा 90 लाख पाकिस्तानियों को ना दें। बहरहाल ये उसके ऊपर जो भी बात होगी वो लहदा उसके ऊपर। ये तो अलग मौजू है। सवाल आपका क्या था असद भाई? मेरा सवाल था वो जो आप अपने प्रोग्राम जिस मौजू पर कर रहे हैं उसको कंक्लूड करें कि अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, रुकावट है, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, मेरा दूसरी बात यह है कि देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि दियारे गैर के अंदर इनकी सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, कोई शक नहीं है। अगर इनकी नीयत बहुत अच्छी है, अगर इनकी नीयत सिर्फ वोट लेने की नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये मोहब्बत करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी को हक नुमाइंदगी देना चाहिए। अगर ये बिल पास करवा सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट दें, अगर ये बिल उन्होंने लेके आए ना कि वोट का हक दिया है, तो ये वही वोट लेकर आते कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर आकर इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। फिर जो पार्टी इस बिल की मुखालफत करती वो एक्सपोज होती बुरी तरह के, जब तरीके इंसाफ भी एक मुकम्मल स्पिरिट के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी का हक भी दे रही है। अब इन्होंने आधा तितर आधा बटेर वाला हिसाब किया कि सिर्फ ये कह रहे हैं हमें आप वोट दे दें, हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको हक नुमाइंदगी नहीं देंगे, आप सिर्फ हमें वोट दे दें। ऐसी सूरत हाल के अंदर इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी डिवीजन का शिकार हैं कि तरीके इंसाफ की जितनी मेजोरिटी है वो भी हमें सिर्फ हमसे फायदा लेने का वोट बिल दे रही है कि हमें वोट दें, हमें ये हक नुमाइंदगी देने का ऑप्शन नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी जी बिल्कुल सही है। तो अब्दुल शकूर साहब, आपकी रिकमेंडेशंस, तजावीज़ क्या हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, गुलाम हुसैन अनवान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। मैं समझता हूँ सबसे पहले इनको सारी सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। ओवरसीज के इशू पे इन्होंने किसी को एतमाद में नहीं लिया, इन्होंने डायरेक्ट, इनको इतनी जल्दी क्या है कि सिर्फ वोट के हक के लिए दौड़ते फिर रहे हैं। तो बाकी जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों के कब्जे हैं, जो लोगों के ओवरसीज के मसाइल, उस पर क्यों नहीं बात करते? देखे ना कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने बनाई का जो ओवरसीज जो घर का कब्जा नहीं छुड़ा सके, तो वो बाकी ओवरसीज के लोगों के कब्जे किस तरह छुड़ाएंगे? तो मैं तो समझता हूँ कि अगर इसको करना है, देखो सेनेट में उसका बिल लेके आना है, इलेक्शन कमीशन को उसमें इत्माद में लिया जाए, पार्लियामेंट को इत्माद में लिया जाए और सियासी जमातों को, तमाम सियासी जमातों को बिठाकर उनके साथ बात की जाए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि हर बंदा चाहता है कि ओवरसीज के लोगों को नुमाइंदगी मिले, उसके तरीका कार तय हो, उसको सही तरीका, चूंकि इन्होंने देखा ना अभी जो जमीनी इलेक्शन करवाए, तो वो जमीनी इलेक्शन में कितने 10 इलेक्शन हुए, इन पर क्या ड्रामा हुआ? वहां पे लोग बक्से उठा के ले गए, किस तरह के इलेक्शन हुए हैं, किस तरह की धांधली हुई है। अगर पाकिस्तान में ये उसको नहीं रोक सकते तो ओवरसीज में ये किस तरह लोग? ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। खालिद मुस्तफा साहब, आपकी तजावीज़ क्या है? तजावीज़ तो ये है जी कि बस इनको वोट का हक मिलना चाहिए, और उसके लिए तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, फेयर तरीके से वोटिंग रोका जा सकता है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है तो बिल भी पास करवा देगी, और लाजमी इनको सिर्फ जिस तरह वान साहब ने फरमाया कि
सिर्फ वोट लेना नहीं है, हमें नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि नादरा भी सब कंप्यूटराइज्ड है, उसी तरह वोटिंग भी कास्ट की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी की जा सकती है, एम्बेसीज में भी की जा सकती है। इसका मिल बैठ के लायामल तय किया जा सकता है, बशर्ते कि जो हुक्मरान पार्टी है वो सीरियस हो। और जो ज़्यादातर ओवरसीज़ पे डिपेंड करती है, इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं मुझसे ज़्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता, तो फिर उनको यहाँ पे हमें कुछ देना भी चाहिए। उनकी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जाता है ओवरसीज़ से, उस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी उसको फेवर करती है कि ओवरसीज़ के बारे में बात करती है, तो फिर हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह वान साहब फरमाते हैं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि बाकी पार्टियों की भी है। अभी जो है ना चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही हैं, जिस तरह हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा, नौशहरा में हमने देखा, हमने डस्का में देखा, हमने कराची में देखा, तो तहरीक इंसाफ ने तीनों जगह पे लूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा अपना वोट बैंक है और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा रूमी साहब, अब जो बातें अभी हुई हैं उसमें आपके बारे में परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए और अपने नंबर ऑफ़ वोट्स बढ़ाने के लिए और इलेक्शन सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये लाना चाहते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और ना फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, सिर्फ आप सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है बाकी मेहमानों की गुफ्तगू से। सबसे पहले सारी ये तमाम चीज़ें में ये चीज़ तो डेवलप हो गई है कि जो वोट बैंक का ज्यादा ओवरसीज में वो पीटीआई का है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का है सारा। इस पर तो मान रहे हैं जी। अच्छा, नंबर 2, अब देखिए मेरी बात सुने, देखिए हम कोई लकीर के फकीर नहीं है कि हम लोग हमें खाली यूज किया जाएगा और कहा जाएगा जी बस वोट डालो और अब कुछ मांगो ना, कोई नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं होगा। इस तरह ये काम नहीं चलेगा, चाहे हमारी अपनी पार्टी हो। हम लोग इस बात पे हर जगह आवाज उठाएंगे, अगर हमसे वोट चाहिए तो हमें नुमाइंदगी भी चाहिए। ठीक है, और हमारे जो सही है, तो नुमाइंदगी का जो मुतालबा है वो सिर्फ बाकी लोगों का नहीं है, वो आपका भी है। आपको पहले बताया, हमने 2.5 साल पहले मुश्ताक गनी को दी थी दरख्वास्त, उसने वो असद कैसर साहब को दी हुई है, वो हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो उस पे हम फिर काम करेंगे। और ये बात तो असद कैसर साहब से मैं करूंगा डेफिनेटली कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को वोट चाहिए आपको, तो आपको नुमाइंदगी भी देनी पड़ेगी, वरना वो मुश्ताक की बात जो ठीक है वान साहब की, उनको पहले वोट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल रूमी, अब्दुल खान साहब, खालिद मुस्तफ़ा साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।